आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है 9th क्लास से और हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। और इस आपका पॉलिटिकल साइंस में हम लोग आपका चैप्टर नंबर 2 को देख रहे हैं, संघवाद को पढ़ रहे हैं कि संघवाद क्या है, आपका फेडरलिज्म क्या होता है। और इस फेडरलिज्म के अंतर्गत हम लोग फेडरलिज्म को पूरा अच्छी तरह से पढ़ा कि कितने आपके स्तर पर आपके सरकारी होती हैं, किस तरह से काम चलता है, किस तरह की चीजें हैं, कैसे आपके शक्तियों का आपका समन्वय किया गया है। इन सारी चीजों को हम लोग आपका अपने इस लेक्चर के माध्यम से अब तक देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन 3 सूचियों की। कौन सी सूची है बच्चों? मैंने आपको जब कल आपका लेक्चर अंतिम कर रहा था तो मैंने उन सूचियों के विषय में बताया था। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे प्रथम जो आपकी सूची है वो कौन सी है बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है केंद्र सूची है, जिस पर केवल कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। कुछ ऐसे विषय होते हैं, कुछ ऐसे आपके सब्जेक्ट होते हैं जिन पर केवल कानून आपका केंद्र बना सकता है। दूसरे नंबर की जो आपकी लिस्ट आती है बच्चों, वो दूसरे नंबर की आपकी सूची या लिस्ट आती है राज्य सरकार की। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर आपका केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। कुछ ऐसे विषय हैं, क्लियर है? जैसे आपको ग्राम पंचायत हो गया, उस पर कानून कौन बनाएगा आपका बच्चों? ध्यान देना है, वो आपको राज्य सरकार की स्तर हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं और सबको आपका सेपरेट किया गया है। ऐसे ही ध्यान रखना आपकी समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में क्या है? ऐसे विषय हैं जिन पर आपका केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मिलकर क्या करती है? अपना कानून बनाती है। एक पर केंद्र अपना अलग बना रही है, राज्य अलग बना रहा है, और दूसरे के साथ आपको ध्यान देना है कि जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर एक समाहित होकर अपना कानून बनाती है, उसको बोलते हैं आपका समवर्ती। क्लियर है? तो आपकी 3 सूची हो गई, केंद्र सूची क्लियर हो गया, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची। इन तीनों सूची के आधार पर ही विषय दिए गए हैं, विषय निर्धारित हैं। और आपका संघवाद में आप ये मान सकते हैं, फेडरलिज्म में जो 2 प्रकार की आपकी सरकार चलती है, समानांतर राज्यों में और केंद्र में, दोनों के विषय अलग हैं कि कौन किस पर कब कहां कानून बना सकते हैं। उसके लिए पूरे नियम कानून हमारे संविधान में आपका सारा प्रोविजन, सारे आपकी चीजें उसमें पहले से ही मेंशन की गई हैं। और उस तरह से ही हमारे देश में और जो भारत के अन्य राज्य हैं उनमें कानून चलता है, और उस तरह की चीजें हम लोगों को आपका देखने के लिए मिलती हैं। ये आपको पूरी तरह से सबको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है बच्चों? अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो सारी चीजें बहुत आसानी से और बहुत बढ़िया से ये सारी चीजें आपकी अच्छे से कवर हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए इतना ही, हम बढ़ते हैं आगे और उन सारे विषयों के विषय में पढ़ते हैं। हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सबसे पहले आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, संघ सूची में हम बात कर रहे थे। देखिए पूरा लेक्चर हम लोग आपका पढ़ चुके थे, बात कर रहे थे भारत में आपके संघीय व्यवस्था, और भारत की संघीय व्यवस्था में हम 3 आपकी सूचियों के विषय में, 3 लिस्ट के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। कौन सी हैं वो 3 लिस्ट? उन 3 लिस्ट को हम लोग गौर करेंगे और आपके एक एक करके उन सारी लिस्टों को हम लोग इसके अंतर्गत आपका बहुत अच्छे से उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और उनको देखेंगे कि ये लिस्ट कौन सी है और क्या है। देखिए पहली है आपका संघ सूची। संघ मतलब सेंट्रल। अब देखिए सबसे पहले है प्रतिरक्षा, डिफेंस, फिर है विदेश मामले, फिर है बैंकिंग, फिर है संचार। संचार समझते हो? टेलीकम्युनिकेशन, आपके मोबाइल फोन, ये नेट वेट की जो आपकी चीजें होती हैं। फिर है मुद्रा, जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पर पूरे देश के इन मामलों में एक ही तरह की नीति जरूरत है और क्या करनी पड़ेगी? इसी तरह से एक तरह की जो आपका नीति है उनकी ही आपकी जरूरत होती है। किस पर? इन सारे आपका विषयों पर। इसी कारण इन विषय को संघ सूची में डाला गया है। कहाँ डाला गया है? आपका जो आपकी स्टेट लिस्ट है उस स्टेट लिस्ट में इसको डाला गया है। ठीक, संघ सूची में वर्णित विषय के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, और कह रहे हैं कि इस विषय में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास है। किसके पास है? केवल केंद्र के ही पास है। ध्यान रखना है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकार भी उसी दिलचस्प में आती हैं। कैसे आती हैं? जिस तरह से वो होते हैं
उस तरह से ही ये सारी चीजें आती हैं। इन विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है। किन पर है बच्चों, ध्यान देना है, राज्य सरकार पर भी है और आपका केंद्र सरकार पर भी है। ठीक, इन दोनों को आप ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है, और अगर इनमें आपसी को टकराव हो जाए, फूट वाली चीजें हो जाएं, तो जो ऐसी स्थिति होगी उसमें आपका केंद्र का ही कानून मान्य होगा। मान लीजिए किसी विषय पर केंद्र ने भी और राज्य ने कानून बना दिया, ठीक है, तो अगर उन दोनों कानून बना देते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका जो सेंट्रल का कानून है वो आपका मान्य होगा। अब आप देखिए कुछ विषय होते हैं समवर्ती के, ठीक, जहां मिलकर दोनों बना रही। मान लीजिए बहुत सारा ऐसा प्रोविजन है, कभी लगता है कि राज्य सरकार ने कोई कानून अपनी विशेष सरकार के हितैषी के रूप में बनाया है, उससे लोगों का, आमजन का फायदा नहीं होगा, तो केंद्र सरकार उस पर कानून बनवाएगी संसद में और वो कानून मान्य होगा, क्योंकि वो आपके पूरे देश के लोगों ने मिलकर बनाया है। इस तरह की चीजें हैं कुछ जो उनको ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। यही सवाल उठता है कि जो विषय इन आपके सूची में नहीं आते उनका क्या होगा। अब देखिए एक सूची और है जिसको मैंने अभी तक बताया नहीं था। अगर मैं बोलता कि 4 सूची है तो आप कहते सर लिखा 3 है, आप 4 का जिक्र कर रहे हैं। तो एक चौथी अनुसूची है जिसको हम कहते हैं अवशिष्ट अनुसूची। अब देखिए कुछ ऐसे विषय होंगे जो उस समय नहीं थे लेकिन वर्तमान में है, कुछ ऐसे भी तो विषय होंगे जब संविधान बना था उस टाइम सब्जेक्ट थे, नहीं थे, आज है। आप मुझे बताइए जब संविधान बना था तो क्या उस समय मोबाइल आपका सब्जेक्ट था, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब चीजें, नेट वेट, ये थे उस समय के पार्ट आपके समय में? आप मुझे बताइए क्या थे? तो उस समय ये चीजें नहीं थी और ये व्यवस्था नहीं। इसको देखिए, आगे देखते हैं। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? कह रही है किस आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसको देखना है, क्योंकि ये संविधान बनाने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आपके चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? केंद्र सरकार के जो अधीन आपकी चीजें हैं उनको बनाने में आपका चले जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, हमने ऊपर देखा है कि सबको साथ लेकर चलाने की नीति मानकर अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं की साथी इकाओं के बारे का अधिकार नहीं मिलता है। कहाँ नहीं मिलता है? कि अगर हम लोग सबको साथ लेकर चलने की जो आपकी नीति मानकर अधिकतर बड़ी जो आपकी संघीय व्यवस्थाएं हैं उनके यूनिट मानकर बराबर के लेकर अधिकार नहीं देते तो ये चीजें बिगड़ सकती हैं। देखिए, संघीय भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में विशिष्ट समाज तथा ऐतिहासिक परिस्थिति में कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधान अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्ति का लाभ उठाते हैं। अब देखिए कुछ आपका विशेष प्रोविजन भी है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए हमने बात की है समान, सभी लोगों को समानता का अधिकार, और जितने भी केंद्र के जो कानून बनते हैं वो आपका सभी राज्यों पर आपका बराबर लागू होते हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रावधान होते हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि जो आपका विशेष प्रावधान है वो विशेष प्रावधान उन बराबरी के अधिकार की उल्लंघन करता है या उसके बराबर नहीं है। तो इन सब चीजों को देखना और इन सब चीजों को मापना और इन सब चीजों की पहचान करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या है? इन माम में बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम अपनी विशिष्ट समाज तथा ऐतिहासिक परिस्थिति के कारण भारत के संविधान के कुछ आपके प्रावधानों के तहत विशेष शक्ति का लाभ उठाते हैं।
कह रहे कुछ ऐसे प्रोविजन किए गए हैं जिन प्रोविजन के तहत ये आपका क्या करते हैं, आपका लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों की संस्कृति और सरकारी सेवाओं के अधिमान्य रोजगार की भूमिका अधिकारों के संरक्षण के संबंध में स्पष्ट रूप से उपयोगी है। कैसे हैं? उन अधिकारों में, उन सभी चीजों में स्पष्ट रूप से क्या है, उपयोगी हैं। तो उनको भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना। भारतीय संघ की इकाई को बहुत ही कम अधिकार हैं और कह रहे हैं कि भारतीय संघ की जो इकाई है उन इकाइयों को आपके बहुत कम अधिकार हैं, बहुत कम चीजें आपकी दी गई हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। ये सब चीजें आप देखिए, ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार में चलते स्वतंत्रता प्राप्त नहीं बन सके। इन्हीं किसी मौजूद प्रांत में विलीन करना आपका संभव नहीं था। अब देखिए, कुछ ऐसे प्रांत बच गए थे जब देश आजाद हो रहा था जिनको हमें एक दूसरे में विलीन नहीं कर सकते थे, तो उनको क्या बनाया हमने? उनको बनाया हमने केंद्र शासित प्रदेश। क्या बनाया? केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, चंडीगढ़, लक्षद्वीप के अलावा देश के राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार के पास प्राप्त है। किसके पास प्राप्त है? आपका ध्यान रखिए, केंद्र सरकार के पास ही आपका प्राप्त है। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिए, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों में इसके बंटवारे के बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसी किसी भी बदलाव को हम पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना था। कितना करना था? 2/3 का जो आपकी मेजोरिटी है, उस मेजोरिटी से इन चीजों को आपको देखना था और इन सब चीजों से बात करना था। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर कराना होगा। और क्या कर रहा है कि उसे फिर आधी विधानसभा जो है उनसे मंजूर कराना। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप कुछ प्रोविजन करना चाहते हैं तो संसद ऐसा नहीं कर सकती। अगर संसद ही सोच ले कि मैं अपने आप में सुपीरियर हूँ, जो चाहे मैं वो बदलाव कर सकती हूँ, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीजों में वो स्वयं आपका अधिकार है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें वो आपका स्वयं जो है वो आपका बदलाव जो है वो नहीं कर सकती। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2/3 बहुमत की आपकी मंजूरी होती है। जितने हमारे टोटल ऑफ मेंबर हैं, एमपी हैं पार्लियामेंट में, उसके 2/3 यानी कि मान लीजिए 120 का अपॉन 120 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3 से, 2/3 से आप गुणा करेंगे तो आपको ध्यान होगा। ये देखिए, बड़ा सिंपल डाटा है, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 120 है, मेंबर है, अब 2/3 निकालना है इसका, 2/3 कर दिया। अब 3 चौक 12, 40 आ गया और 40 की 2 से गुणा कर दी। यानी कि 120 में से 80 मेंबर होना चाहिए, तो आपका बहुमत कैसा माना जाएगा? पारित माना जाएगा। ठीक, और उसी के तहत ये सारी चीजें होती हैं। आइए इनको समझते हैं और बहुत सारी संघीय व्यवस्था को देखते हैं। अब तक इतना पढ़ाया है, कोई आपका प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप हमसे पूछिए। कोई चीज है आपको समझ नहीं आती, आप हमको पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी दिशा में। क्लियर है बच्चों? तो अगर कोई भी मान लीजिए आपका डाउट बनता है, कोई भी क्वेरी बनती है, तो आप इसको पूछ सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं क्या चीजें हैं और आपके किस तरह से हैं, आप इसको समझ भी सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक प्रावधानों और कानून के आपके क्रियान्वयन की देख रेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करती है? आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है।
कोई भी अगर फैसला हो रहा है तो वो फैसला आपका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अगर कोई आपके विवादित हो जाता है, कोई डिस्प्यूट किसी प्रकार का हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए तो उसका सॉल्यूशन वहीं होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाना और समाधान संसाधन जो आपके साधन है जमा करने का भी अधिकार है कि वो टैक्स भी लगा सकती हैं, और टैक्स लगाने के साथ किस तरह से टैक्स लगेगा, किस तरह की वो आपकी चीजें होंगी, इस तरह की ये सारी चीजें आपकी हो भी सकती हैं और उनको देख सकते हैं, उस पर वो अपनी बात भी कर सकते हैं, इन सारी चीजों को देख सकते हैं। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है ये थोड़ा सा देख लीजिए। जो आपकी संघ की व्यवस्था है वो कैसे चलती है, उस व्यवस्था को थोड़ा सा आपको देखना, पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है, और इसको देखते हैं और इसको समझते भी हैं कि किस तरह से जो संघ की व्यवस्था है वो आपकी पटरी पर आती है। अब देखिए, संघीय व्यवस्था में कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कामकाज चले, सिस्टमैटिक हो, तो उसके जो प्रावधान है, वो चीजें हैं, वो होना जरूरी है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान भारत का होना ही नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र की देन है। इसी संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा हमारे देश का साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित है। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह से हो पाया है, कि ये चीजें किस तरह से हो रही हैं, इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं भाषाई राज्य कि कुछ राज्यों का गठन जो है वो भाषाई आधार पर हुआ है। लेकिन उससे पहले एक बार भारत के इस नक्शे को देख लीजिए जो आपको दिखाई देगा। इस नक्शे को गौर कीजिए और हम एक एक करके थोड़ी देर चीजों को इनमें समझते हैं कि किस तरह से क्या स्थिति आपकी बनी हुई है, किस तरह से ये स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। इस स्थिति को आपको समझना है और इस स्थिति को आपको जानना है कि ये स्थिति क्या है। आइए इस पर हम लोग एक एक करके आपका विचार करते हैं और एक एक करके हम इसको आपका सब चीजों को हम लोग देखते हैं और इस पर हम लोग बात करेंगे। नेपाल युक्त प्रांत भारत, मध्य बिहार, उड़ीसा, हैदराबाद, मद्रास, मैसूर, अरब सागर, गुजरात। देखिए, आप सबसे पहले पूरे क्षेत्र को देखिए। देखिए, ये जो पूरा रीजन है, आप जो है से ये देख पा रहे हैं, जो पाकिस्तान वाला रीजन है, ये सारा रीजन पहले भारत में ही था। और ये जो पूरा लैंड है जिसको हम राजपूताना बोलते हैं, या भी आप इसको राजस्थान को देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। देखिए, अभी मैं नीचे भी छोड़ा हुआ है राजस्थान। इस लैंड को स्पेशल एक पुराने समय में आपका राजपूताना बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? कि आपका राजपूताना है। और इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे आपका राजपूताना है और क्या चीजें हैं। थोड़ा इस पर हम लोग गौर करते हैं और एक एक करके हम बहुत सारी चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से हम इस पर देखकर आपका विचार करेंगे, ठीक है। देखिए, अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, नागपुर, गुवाहाटी, कलिकट, कतराबिन, ये सारी चीजें इसमें फैली हुई हैं। कलकत्ता, ढाका, शिलोंग, इम्फाल, माणे, आपका चटगांव पर, ये सिक्किम, गंगटोक, ये पहले देखिए जो ये आपका बर्मा था, ये भी एक टाइम था, हिस्सा था भारत का, ठीक है। लेकिन अब क्या है, भारत से अलग है और एक नया देश हमको मिला है और भारत से ही आपका अलग होया है एक समय में। आपको जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, या आप लोग डॉक्यूमेंट्री भी आपका देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें हुई हैं, और इसको समझने की आपकी जरूरत है। और इस जरूरत को आपका बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। संघ की भावना, विविधता का आदर करना, ये सब चीजें इसमें देख लें। अब देखिए, थोड़ा सा इस पर आपका बात करते हैं।
भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की राजनीतिक लोकतंत्र के लिए पहली एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की शुरुआत की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखेंगे तो इस अवधि में आए बदलाव को लेकर एक बगा भी और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और नए प्रांतों में बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार प्रांतों की सीमा और क्षेत्र के नाम बाप के बदल दिए गए। नए राज्यों के बनने के लिए 1950 के दशक में भारत में कई पुरानी बाप के राज्यों की सीमा बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक समय में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीय एथनिक और विभिन्नता को रेखांकित करने का उन्हें आदर के लिए भी किया गया। इसमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य आपके सम्मिलित हैं। ये सारी चीजें हैं और इन सारी चीजों का आपका समापन जो है समापन इसमें आपका किया गया है और किस तरह की चीजें हैं आप इनको देख सकते हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात हुई तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए आपका टाल दिया गया, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावर राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। इससे प्रशासन की पहल की अपेक्षा कहीं अधिक ज्यादा आपका सुविधाजनक जो है आपका हो गया है। इसको इस तरह की चीजों को हमको आपको देखना है और इस तरह से हमको जानना है। अब देखिए, जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात हुई तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि वह इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार की इसी चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए आपका टाल दिया गया, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावर राज्य बनाने से देश ज्यादातर एकीकृत हैं और मजबूत हुए हैं। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं अधिक ज्यादा सुविधाजनक हो गया है। कैसे हो गया है? आपका एक सुविधाजनक हो गया है। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से देखा और भाषा नीति और इस तरह के तमाम जो टॉपिक हैं उन पर भी हम लोग इस लेक्चर में ही आपकी बात करेंगे। तो उससे पहले एक बार हम पीछे का जो दौर हम लोग चल के आए हैं इसको देखिए। अच्छा, अगर मैं कहूं बच्चों कि ये भारत का जो है आपका मैप है और ये हमारा राज्य है उत्तराखंड। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है? मैं इसकी बाउंड्री लाइन आपको तय करके दिखाता हूं। ये थोड़ा मैं इसके अंदर अंदर रखूंगा इस बार क्योंकि थोड़ा मतलब बाहर बाहर से बनाऊंगा। ये देखिए, तो पूरी जगह है, ये एग्जैक्ट नहीं जा रहा है, थोड़ा कर्सर जो है घूम जाता है। इसको देखिए, ये हमारा क्या है? उत्तराखंड है। एक हम इतने छोटे राज्य के हिस्सा हमारे पास है, हमारा राज्य है और बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारी परंपराओं को, बहुत सारी विविधताओं को, बहुत तरह की जलवायु को, बहुत तरह के पेड़ पौधे, हिमालय वन, कितनी तरह की चीजों को, बहुत अलग अलग भगवानों को समेटे हुए हमारा राज्य है और एक अद्भुत और लौकिक जो आपका देश है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, और आपको समझेंगे कि क्या चीज है। और देखिए, इसका अगर हम लोग प्रशासनिक स्ट्रक्चर करें कि पहले उत्तर प्रदेश का भाग था, अब वर्तमान में एक फ्री स्टेट है, तो इसको भी थोड़ा समझने की आपका जरूरत है और उसको भी महत्व देने की क्या है? आपकी आवश्यकता है और इन सब चीजों को आपका समझने की भी आपकी जरूरत है। और इस तरह से इन सब चीजों पर हम लोग अगर फोकस होते हैं तो चीजें हमारे लिए बड़ी ही आसान हो जाती हैं। ठीक, अब देखिए क्या होगा। भाषा नीति, इसकी बात कर रहे थे। तो अगर कोई राज्य की स्थापना करनी है, उसको बनाना है,
तो हम किस तरह की भाषा नीति लाएंगे। अगर बात सुनिए बच्चों, अगर हम भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन करते हैं तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से हमारे सामने कुछ समस्या जो हैं वो खड़ी हो रही है। अब जितनी भारत में भाषा बोली जाती हैं, अगर हम ऐसे राज्य गठन करेंगे तो हमारे यहाँ तो कम से कम 100-200 तो आपके राज्य ही गठन हो जाएंगे। कितने? 100-150। क्यों? हमारे यहाँ बहुत सारी भाषा हैं, उन भाषाओं को कुछ भाषाओं में कुछ बोली भी हैं। तो अगर हम इस तरह से करेंगे, अब देखिए उत्तराखंड में ही 3-4 जो आपकी बोली बोली जाती है, गढ़वाली बोली जाती है, कुमाऊनी बोली जाती है, जौनसारी बोली जाती है, प्लेन की एक अलग अपनी भाषा अपनी टोन है, और कुछ यहाँ की जनजातियां हैं वो भी अपनी भाषा बोलते हैं। अगर हम लोग ऐसा राज्य बनाने लगे तो छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे भारत में। और ये तो एक हमारे उत्तराखंड की बात है, और कि भारत में कितने सारे ऐसे प्रदेश हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस तरह से ये समस्या जो है हमारे सामने आ सकती थी, और हमने इसीलिए क्या करा कि हम लोग क्या करेंगे, उन भाषाओं को और अनुसूचित भाषाओं का आपका दर्जा देने से हमें आपका लाभ होगा कि हम उन भाषाओं को जिनकी लिपि है हम उनको संरक्षित कर सकते हैं, हम उनको बढ़ावा दे सकते हैं, हम उनके साहित्य को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, और हमने कोशिश की कि हम लोग क्या करें कि हम लोग भाषा के आधार पर क्या करें, हम राज्यों का गठन ना करें। इस प्रकार से हमने इन सारी चीजों को देखा, पढ़ा और जाना है। हम लोग आपका देख रहे थे कि कितने प्रकार की व्यवस्था हैं, क्या चीजें हैं, किस तरह की व्यवस्था है। इस व्यवस्था का हम लोग पार्ट भी बन सकते हैं, और इस पार्ट बनने को आपका देख भी सकते हैं और इनसे बात भी कर सकते हैं। ठीक, तो हम इनको समझते भी हैं और उस पर बात भी करेंगे। अलग अलग स्तरों की सरकारें किस प्रकार बनती हैं, कैसे अधिकार चलता है, और कैसे एक दूसरे के पैरेलल ये चीजें हैं, किस तरह के अधिकार हैं, किस तरह की गारंटी हैं, किस तरह के अस्तित्व इसमें रखे हुए हैं, उन सभी की हम लोग इसमें आपका बात करते हैं। इस तरह की सारी चीजों को हम लोग देखते हैं और इन सब चीजों को समझते हैं कि ये चीजें क्या हैं। ठीक है, संविधान के मौलिक प्रावधान को किस एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। अब देखिए, मैंने आपको बताया कुछ हमको चेंज करना है, कुछ हमको रिफॉर्म करना है, तो उस चेंज में, उस रिफॉर्म में अगर ये चाहे कि संसद ही अकेले सब कुछ कर ले तो नहीं कर सकती। उसके लिए हमने कुछ रखा है कि विशेष प्रोविजन की जरूरत है 2/3 की, और कुछ काम क्या करने पड़ेंगे, आधे राज्यों से अधिक की जो आपका बहुमत है वो हमको पास करवाना पड़ेगा, और उसी के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई रिफॉर्म है हम उसको चेंज कर सकते हैं। और स्वायत्त सरकार है, और हर तरीके से आपको सत्ता मिली है, और सबको अलग अलग सूचियां दी गई हैं कि आपको संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, और इन सूचियों पर हम लोग आपका बात कर रहे थे कि किस तरह से ये आपकी सूची है और किस तरह से ये सारी सूची काम करते हैं। अब देखिए, राज्य सूची में व्यापार है, पुलिस है, वाणिज्य है, सिंचाई है, ये सारी चीजें हैं, इन पर महत्व है। आपकी समवर्ती सूची है, और कैसे आपका ले सकते हैं, इन सब का विषय जो है या वापस में मिलकर कानून बनाने का अधिकार है इनको। और इस तरह से अपना कानून है, जो अपना नियम है, जो संघ की चीजें हैं वो आपका चलाती हैं, और इस तरह से आपका देखती हैं। अब जो हम टॉपिक शुरू करेंगे, भाषा नीति और केंद्र संबंध, 2 चीज में आएंगी मुख्य रूप से, और इसको थोड़ा आप लोग समझिए। देखिए, एक छोटा सा कार्टूनिस्ट हमको दिया गया है, हिंदी अपनाइए। हिंदी ही क्यों, तमिल और बंगला तेलुगु क्यों नहीं। ये रीजन, ये कारण, कुछ कॉल्स ऐसे हैं जो हमारे सामने आ सकते हैं, जिनको हमको फेस करना बहुत जरूरी है। कि अगर हम कहें कि आप हिंदी को अपनाएं, तो हिंदी ही क्यों अपनाई जाए, तमिल क्यों नहीं अपना सकते, हम तेलुगु क्यों नहीं अपना सकते, मलयालम क्यों नहीं अपना सकते, हम कन्नड़ क्यों नहीं अपना सकते, हम बंगला क्यों नहीं अपना सकते। तो इस तरह की ये बहुत सारी समस्या हमारे देश के सामने आ सकती हैं। तो इन सब चीजों को भी हमने आपका मैनेज किया हुआ है, और हमने इन सब चीजों को भी बहुत अच्छे से देखा हुआ है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।